ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। पिछले लेक्चर्स में आपने स्टेरिलाइजेशन, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स, टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के ऐसी कौन सी एप्लीकेशन, जो आपका कल सवाल था कि हम माइक्रोब्स के उससे हम डिसाइड करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन करनी है, या फिर हम ये उसके मतलब लिहाज से डिसाइड करते हैं कि जो भी आर्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें स्टेरिलाइज करना है उसके। तो किसी भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट या उसकी डोजेज फॉर्म या उसकी केमिकल नेचर को देखते हुए स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। और ये बहुत डाइवर्स नॉलेज है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन से आर्टिकल्स के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई की जाए। इसको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन के स्टेरिलाइजेशन जो है किन किन चीज़ों के लिए हम अडॉप्ट के वो करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन द फार्मास्यूटिकल ट्राइज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ग्लासवेयर होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ इंजेक्टेबल, जब इंजेक्टेबल तैयार किए जाते हैं उसके लिए भी स्टेरिलाइजेशन, जो जिसमें आप इंजेक्शंस का जो है वाटरफॉल इंजेक्शन है या वाइल है, उसको पहले से उस इक्विपमेंट्स को या उन वाइल्स को या उन एम्प्यूल्स को उनको भी स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है जिसमें फिलिंग की जा रही होती है। ऑप्थेल्मिक जो ड्रॉप्स हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स किसके लिए यूज़ होते हैं? कौन से ड्रॉप्स होते हैं? ऑप्थेल्मिक, आँखों में डालने वाले आई ड्रॉप्स। इरिगेटिंग एंड स्टेराइल डोजेज फॉर्म फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द स्टेराइल मेडिकामेंट्स, इसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी रखना ज़रूरी है कि कौन से आर्टिकल्स के लिए कौन सी टेक्निक जो है यूज़ की जाए। यहाँ पे इस प्रोसेस को पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। वैसे तो आपने जो प्रीवियस जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें आपने उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी है कि कौन सी टेक्निक जो है किस उसके लिए आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाए। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि मतलब कि यहाँ पे आपको आर्टिकल और फिर उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, इस तरह से क्लासीफाई कर दिया गया है मुख्तलिफ। जैसे ग्लासवेयर है, इक्विपमेंट्स हैं, रबर एंड प्लास्टिक है, एक्वस नॉन एक्वस सोल्यूशंस हैं, इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग है एंड द फैब्रिक्स हैं। हॉस्पिटल प्रैक्टिस में भी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ होती है। किसके लिए? स्टेरिलाइज जो गॉज होते हैं, वाउंड होता है, उससे जो वाउंड को क्लीन किया जाता है, स्टेरिलाइज ड्रेसिंग की जाती है, उस पर स्टेरिलाइज गॉज जो है वो प्रेस किए जाते हैं। स्टेरिलाइज गॉज एंड ड्रेसिंग फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गिलास इक्विपमेंट्स, जो गिलास इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पेट्री डिशेस होती हैं, पिपेट्स होते हैं, ऑल गिलास सिरिंजेस होती हैं। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एंड ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल यूज इन द ऑपरेशन थिएटर इंक्लूड एप्रन्स। कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं ओटी में? एप्रन्स होता है, ग्लव्स होते हैं, फेस मास्क होते हैं, हुड्स होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, सीजर्स होते हैं एंड द नाइफ्स होते हैं। ये सब भी क्या किए जाते हैं? स्टेरिलाइज किए जाते हैं बिफोर यूज़। द फॉलोइंग आर्टिकल मेडिकामेंट्स रिक्वायर्ड द स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं इनको ज़रूरी है कि हम स्टेरिलाइज करें बिफोर यूज़। सबसे पहले ग्लासवेयर एंड द अपैरेटस लाइक फ्लास्क, बीकर्स, फनल, ड्रॉपर बोटल्स, ग्लास रोड्स, पाइपेट्स, पेट्री डिशेस, ग्लास ट्यूब, पेसल एंड मोटर, टाइल्स, ऑइंटमेंट ट्यूब, एम्प्यूल, वाइल सिरिंजेस, निडल एक्सेट्रा, ये भी स्टेरिलाइज की जाती हैं आइदर बाय द मॉइस्ट और द ड्राई हीट, बट ड्राई हीट मेथड इज़ प्रेफर्ड, ताकि कोई नमी बाकी ना रह जाए। क्योंकि इनको यूज़ करना है तो ड्राई हीट मेथड जो है ना ग्लास वेयर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन इन केस के हमारे पास ड्राई हीट मेथड जो है ना उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो मॉइस्ट हीट मेथड भी अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स में क्या आते हैं? कुछ अपैरेटस आते हैं, कुछ साजो सामान जो कि यूज़ हो रहा होता है किसी मशीनरी में, या कोई जो है ना वो मतलब कि टेस्टिंग वगैरह की कोई मशीनरी है उसके लिए, या कोई डिवाइसेस हैं जो कि ह्यूमन बॉडी पे यूज़ हो रही हैं वो एंड देयर इज़ चांसेस कि वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, कि उसको भी स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। अपैरेटस और डिवाइसेस मेड अप ऑफ द मेटल एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पैचुला, metal parts of the bacterial filters such as millipore filter, seeds filter may be sterilized by the steam under pressure at a temperature of 21 degrees centigrade for 15 to 20 minutes.
ये भी इस टेम्परेचर पर और इतने टाइम के लिए स्टेरिलाइज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये साइज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अगर मतलब उसको चारों सराउंडिंग से जो है ना प्रॉपर हीट और प्रेशर और वो मिल रहा है और तमाम जो उसके सरफेसेस हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं मतलब हीट से जो हम वो दे रहे हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आपको स्टेरिलाइज मतलब करना है। द मटीरियल शुड बी रैप्ड विद द मुस्लिन। मुस्लिन क्या कहलाता है? कोई भी मटीरियल जिसको हम जो मेटल वगैरह के मटीरियल होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं। मुस्लिन का मतलब मखमल जो उसका होता है, वो स्टीम जो है ना पेनिट्रेट और सब मेटल पार्ट्स, उसमें ये होता है कि जो मतलब उनको हम रैप यूँ कर देते हैं कि जो स्टीम है स्टीम उसके जो मेटल पार्ट्स हैं उससे गुज़र के जो है ना उनकी शार्पनेस को कम ना कर दे। तो जो ऐसे मटेरियल होते हैं उसको मुस्लिन के साथ रैप करके फिर स्टेरिलाइज किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो हीटिंग है हाई टेम्परेचर पर इन द हॉट लीड टू द ऑक्सीडेशन, देयर इज चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसलिए उसको रैप करके फिर जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रखा जाए। और इससे अगर रैप नहीं करेंगे तो उससे क्या चांसेस है कि जो शार्पनेस है ब्लेड्स की या जो भी मेटल है उसकी जो नाइफ्स हैं वो कम हो सकती है शार्पनेस, इसलिए इसको मुस्लिन उसमें रैप करके फिर स्टीम जो है ना वो दी जाती है, क्योंकि बहुत लॉन्गर टाइम तक स्टीम जब दी जाती है तो हो सकता है कि कोई मॉइस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसको मुस्लिन में रैप किया जाए। नेक्स्ट है रबर एंड प्लास्टिक्स। रबर एंड प्लास्टिक्स से आपके जहन में क्या आता है? आपके जो ग्लव्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ओटी में या इमरजेंसी में या वैसे जो है हॉस्पिटल सेटअप में, तो जो ग्लव्स है या बिफोर वैक्सीनेशन या आप ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं, ग्लव्स वेयर कर लेते हैं। तो वो जो ग्लव्स हैं उनको भी बिफोर जो है ना पैकेजिंग जो है ना क्या कहते हैं स्टेरिलाइज किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा वाइल्स होते हैं कुछ, उसके ऊपर रबर कॉक मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ बड़े जो है ना वो पैमाने पर जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे होते हैं उसमें कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उस पर रबर कॉर्क होती है। तो जो रबर कॉर्क ऊपर यूज़ की जा रही है वो भी क्या होनी चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। तो रबर कॉर्क, रबर आर्टिकल सच एज स्टॉपर्स जो कि ऊपर लगाए जाते हैं, बॉटल्स जो होती हैं या फिर आपका जो वाइल होता है इंजेक्शन का, ग्लव्स हो गए हैं, कुछ कैथेटर्स हो गए। कैथेटर्स भी किससे बने होते हैं? सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं, सिलिकॉन कैथेटर्स। एंड स्पेशल फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब्स कौन सी होती हैं? जिससे आप खुराक जो है नाक के ज़रिए दी जाती है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस, उनको आप नाक के ज़रिए खुराक देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? फीडिंग ट्यूब्स कहलाती हैं। तो उनको भी किस में वो किया जाता है? स्टेरिलाइज इन द ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 20 मिनट्स। तो उनको स्टेरिलाइज किया जाता है किस पर, किन में? ऑटोक्लेव में। कितने टेम्परेचर पर? 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 20 मिनट्स। दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट बिकॉज हाई टेम्परेचर विल स्पॉइल द रबर आर्टिकल। और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ऑटोक्लेविंग, जो कि ड्राइस्ट में आता है। अगर मॉइस्ट होगा तो उसके अगर मॉइस्ट हीट के लिए सब्जेक्ट कर दिया गया इनको या अप्लाई करेंगे मॉइस्ट हीट, तो उसमें चांसेस हैं कि जो रबर है वो अपनी नेचर खो दे, वो डीनेचर हो जाए या वो दे चांसेस आर द डैमेजिंग। रबर वो मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिघल सकता है। तो इसकी वो ऑटोक्लेव मतलब ड्राई हीट ऑटोक्लेव में किया जाता है, लेकिन उसको बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ड्राई हीट मेथड के ज़रिए ना स्टेरिलाइज किया जाए। सम सिंथेटिक रबर सच एज सिलिकॉन रबर हैज़ गुड हीट रेजिस्टेंट पावर, देयरफॉर मे बी आइदर बाय द ड्राई हीट और द मॉइस्ट हीट। कुछ ऐसी सिलिकॉन रबर जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो कि हीट रेजिस्ट होती हैं, वो रबर मटेरियल सिलिकॉन से जो बना होता है, तो उसको हम ड्राई हीट या फिर मॉइस्ट हीट के ज़रिए भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस। जो थर्मोस्टेबल होते हैं, थर्मोस्टेबल का मतलब क्या है? जो हीट स्टेबल होते हैं। जो थर्मल स्टेबल एक्वा सोल्यूशन होते हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं किस में? ऑटोक्लेव में एट ए टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेंटीग्रेड टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। ये आपको जो रेंज है ना, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है याद करना,
कि कौन सी मटेरियल के लिए या कौन से आर्टिकल्स के लिए नंबर 1 के कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, और इसके अलावा कौन सा टेम्परेचर रेंज और कितना टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो अडॉप्ट किया जा रहा है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है याद करना। तो जैसे थर्मोस्टेबल जो एक्वस सोल्यूशन है उनको स्टरलाइज करते हैं बाय स्टीम अंडर प्रेशर इन एन ऑटोक्लेव एट टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेंटीग्रेड 115 डिग्री सेंटीग्रेड टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। और मेडिकामेंट्स विच आर सफिशिएंट थर्मोस्टेट बी स्टरलाइज टेम्परेचर 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 मिनट। मेडिकामेंट्स कौन से हैं? कुछ मेडिसिन्स हैं। मेडिकामेंट्स कौन क्या किसे कह रहे हैं? और कुछ ऐसे मेडिसिनल एजेंट्स जिनको स्टरलाइज करने की ज़रूरत है, तो वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड भी स्टरलाइज किए जा सकते हैं फॉर लेस टाइम, मतलब कि 15 मिनट्स के लिए भी स्टरलाइज किए जा सकते हैं। इंट्रावीनस सोल्यूशन कौन से होते हैं? जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर थ्रू द IV लाइन एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इंट्रावीनस सोल्यूशन कहलाते हैं ये। इंट्रावीनस सोल्यूशन में कौन से डेक्सट्रोज जैसे आपकी ये बोटल्स होती हैं, नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्सट्रोज सलाइन हो गया, ठीक है, 10%, 5% डेक्सट्रोज सलाइन, 10% डेक्सट्रोज सलाइन। ये जो इरिगेशन सोल्यूशन हो गए हैं, इरिगेशन सोल्यूशन किसे कहते हैं? जो कि वाउंड्स को वॉश करने के लिए या इरिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो इरिगेटिंग सोल्यूशन कहलाते हैं, ज़ख़म को साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। और तमाम थर्मोस्टेबल इंजेक्शन इन एम्प्यूज़ और वाइल वो सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, जो ये तैयार किए जाते हैं, कोई भी आपके ये IV सोल्यूशन है, इंजेक्शन है, तो उसको सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है। वो कैसे स्टरलाइज होते हैं? ताकि कोई भी उसमें पार्टिकल है, कभी कभी आपको हो सकता है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी हो कि कोई एक पार्टिकल जो है ना वो रह जाता है, या आप देखते हैं वो टर्बिड होता है, या उसमें कोई ना कोई पार्टिकल की मौजूदगी होती है। तो इस डिफेक्ट को या इस इम्प्योरिटी को, इसे इम्प्योरिटी कहेंगे हम, कि इसको जो है ना रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी IV सोल्यूशन है उसे क्या किया जाता है कि आप फ़िल्टर से पास करते हैं, फ़िल्ट्रेशन करते हैं, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनल कंटेनर अंडर एसेप्टिक कंडीशन। उसके बाद उसको हम फिलिंग करते हैं। सोल्यूशन है, सोल्यूशन को हमने एसेप्टिक कंडीशन जो है उसमें आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल जो हवा है वो बिल्कुल जम फ्री होगी। एसेप्टिक कंडीशन के अंडर उसमें उसकी फिलिंग होती है वाइल के अंदर सोल्यूशन की। वाइल फिल होने के बाद फिर उसकी सीलिंग भी उसी एसेप्टिक कंडीशन के अंदर होती है। वो एसेप्टिक जो एरिया होता है वहीं पर उसकी फिलिंग होती है। जैसे हीपा फिल्टर यूज़ करते हैं, हीपा फिल्टर है कि वो एसेप्टिक कंडीशन है आपके लिए, वहाँ पे कोई जरासीम मौजूद नहीं है, तो अगर एक सोल्यूशन है उसे आपने फ़िल्टर किया, फिर आपने उसे वाइल में फिल किया, फिर आपने उसे जो है ना उसकी सीलिंग कर दी कैप की। सीलिंग करने के बाद जो है फिर उसे जो है स्टरलाइज दोबारा से स्टरलाइज किया जाता है। तो फिर उसको स्टीम अंडर प्रेशर के ज़रिए स्टरलाइज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक कि किस तरह से एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन स्टरलाइज। आखिरी टॉपिक है हमारा, इसी में आखिरी जो वो है आर्टिकल है सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक, उनको किस तरह से स्टरलाइज किया जाए। मटेरियल जो यूज़ होते हैं सर्जरी में एंड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ द वुंड्स, वाउंड्स के ड्रेसिंग कहाँ पे यूज़ होंगी? जो वाउंड्स होते हैं उसके लिए यूज़ हो रही हैं। इन्फेक्शंस हैं उसके लिए यूज़ हो रही हैं, जैसे कॉटन वूल हो गई है, गॉज हो गए हैं, गॉज स्वैब हो गए हैं, बैंडेजेस हो गई हैं, ऑपरेशंस गाउन्स हो गए हैं, कैप्स हो गई हैं, मास्क हो गए हैं, टॉवल्स हो गए हैं, ट्रॉली हो गई है, क्लॉथ्स, रबर शीट्स, ये मटेरियल स्टरलाइज किए जाते हैं बाय द ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इथाइलिन ऑक्साइड और द आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इस तरह से आज आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि कौन से आर्टिकल्स के लिए कौन सी टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इस्तेमाल की जाती है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और किस तरह से इनको स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।